जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए एएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये सेट नंबर 10 है और इससे पहले 9 सेट और करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और इसमें हम टोटल 150 सवाल कराएंगे, जिसमें से 50 रीजनिंग रहेगा और 25 मैथ रहेगा और 75 सवाल रहेगा जीके जीएस का। टोटल 150 सवाल कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो मैथ रीजनिंग का है। पहला सवाल मैथ रीजनिंग का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का सी। और 2 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप बना लीजिएगा। 3 की बात करें तो 3 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, 3 का बी। और 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 के आंसर। और 5 नंबर की बात करें तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। आइए अब 6 नंबर से सोल्यूशन करते हैं। 6 नंबर सवाल में है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो आता है वो आता है शुक्ल सप्तमी के दिन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, शुक्ल सप्तमी। और कुछ बात करें तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है, इस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है उस दिन। और महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक जो है वह सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी को उपकेंद्रीय बल, ये सब है। और चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है और इस कारण चंद्रमा का निकटतम होना इसलिए होता है। और कुछ बात करें तो शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी समकोण में होता है और इस स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे जो सवाल है सुमेलित करने के लिए है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। आइए मिलाते हैं। तो नाइजीरिया के हो जाएगा, नाइजीरिया के उलान बटोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉरी, नाइजीरिया के उलान बटोर नहीं, नाइजीरिया के अजूबा होगा, नाइजीरिया के अजूबा हो जाएगा। उसके बाद फिर लीबिया के हो जाएगा त्रिपोली, लीबिया के त्रिपोली। और मंगोलिया के हो जाएगा उलान बटोर, मंगोलिया के। और सीरिया के हो जाएगा दशमिक, सीरिया के दशमिक, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और नाइजीरिया की मुद्रा जो है वो नाइजीरियाई नायरा है इसका मुद्रा। और लीबिया का मुद्रा वो जो है वो लीबियाई दिनार है। और मंगोलिया का मुद्रा तुगारिक हो जाएगा। और सीरिया का मुद्रा सीरियाई पाउंड हो जाएगा। तो ये सब मुद्रा भी याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। 8 नंबर में है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हो जाएगा अनाईमुड्डी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अनाईमुड्डी। और अनाईमुड्डी के सबसे ऊंची चोटी जो है उसकी ऊंचाई हो जाएगा 2695 मीटर। और ये स्थित जो है वो केरल के इडुक्की जिला में है अनाईमुड्डी। और ये भाग जो है वो पश्चिमी घाट का एक भाग है। और कुछ ऊंचाई के बारे में बता देते हैं। तो जैसे डोडा बेटा की ऊंचाई जो होता है, डोडा बेटा का 2637 मीटर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। और महाबलेश्वर की ऊंचाई जो है वो 1438 मीटर हो जाएगा, महाबलेश्वर की ऊंचाई। और गुरु शिखर के 1722 मीटर हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आइसोबाथ, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, आइसोबाथ, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ये जो है वो हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है। और गुजरात की तट रेखा जो है वो 2340.62 किलोमीटर इसका लंबाई है। और भारत का सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य गोवा है और इसकी लंबाई 193.95 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तटीय रेखा वाला जिला जो है, राज्य जो है वो तमिलनाडु है, इसकी लंबाई 1068.69 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत के 9 राज्य का सीमा तट रेखा से जुड़ा हुआ है, ये सब याद रखिएगा। और भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।
11 नंबर सवाल में कह रहा है कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, केरल और तमिलनाडु। और नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु पर है नीलगिरी की पहाड़ी। और अन्नामलाई पर्वत दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल में है, ये याद रखिएगा। और पलानी की पहाड़ी को कोडाई कनाल कहते हैं, कोडाई कनाल कहते हैं कार्डेमम की पहाड़ी को, सॉरी पालमी की पहाड़ी को। तो ये सब याद रखिएगा। और महाबलेश्वर की पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाबलेश्वर की पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और बाबा बुधन की पहाड़ी जो है वो भी कर्नाटक में ही है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल 12 नंबर में है रणजीत सागर बांध स्थित है। तो रणजीत सागर बांध की बात करें तो ये है रावी नदी पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, रावी नदी। और रणजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। और तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। और रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। और झेलम नदी पर कोहाला परियोजना भी है, ये झेलम नदी पर कोहाला परियोजना भी है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 13 नंबर में कह रहा है प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो संबंधित है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा तंत्र के केंद्र और वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। और फिर 2 नंबर में कह रहा है पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। और 3 नंबर में कह रहा है मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो ये जो है वो हो जाएगा 1 और 3 होगा, 1 और 3 सही है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। और प्रति चक्रवात में बाताग्र का अभाव रहता है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं। तो इसे कहते हैं ओला। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ओला। और संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ पछाव है, ये याद रखिएगा। और कपासी बादल रुई के समान दिखता है। और कुछ बात करें तो जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है, ये याद रखिएगा। और अगला सवाल देखते हैं क्या है 15 नंबर में। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है। तो चिल्का झील जो है वो राजहंस के लिए है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राजहंस। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि खारे पानी की एक लैगून झील भी है। और भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर झील है। और सांभर झील जो है वो राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील है, ये याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। आगे सवाल है रीजनिंग और मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं। 16 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। और 17 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 के आंसर। और 18 की बात करें तो 18 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 का। और 19 के आंसर हो जाएगा, 19 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 के। और 20 की बात करें तो 20 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 20 का। और 21 में क्या है, 21 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 22 की बात करें तो 22 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 के आंसर। और 23 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 के। और 24 की बात करें तो 24 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 के आंसर। और 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 के आंसर। और आगे जो सवाल है देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा टिटनेस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, टिटनेस। और टिटनेस पेशियों के लंबे समय तक संकुचन से संबंधित है। और टिटनेस जीवाणु क्लाइस्ट्रीडियम टेटानी और उसके यूरोटॉक्सिन के कारण होने वाला रोग है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल 27 नंबर में कह रहा है क्लोन में लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियों पर उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि। तो ये जो होगा क्योंकि संततियों में जनक DNA की सटीक प्रति नहीं होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। 28 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से वेक्टर राशि कौन है।
तो वेक्टर राशि जो है वो हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, विद्युत स्थैतिक बल। और वेक्टर जो है वो सदिश राशि का परिणाम है तथा दिशा दोनों दिखाता है, परिणाम तथा दिशा। और संवेग, आवेग, बल, त्वरण, कोणीय वेग और बल आघूर्ण, ये सभी जो है वो सदिश राशि है। और विद्युत वाहक बल अदिश राशि होता है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आगे जो सवाल है वो है 29 नंबर में, कह रहा है एक चलती हुई कार के पहिए की परिधि पर स्थित कण का पथ पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई देता है वो चक्रज। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चक्रज। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है। तो ये जो है वो हो जाएगा डी ब्लॉक से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, डी ब्लॉक से संबंधित है। और आगे सवाल है क्या है देखते हैं। 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किनकी कोई इकाई नहीं होती है। तो किसका कोई इकाई नहीं होता है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता का कोई इकाई नहीं होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी का इकाई जो होता है वो केजी प्रति मोल होता है, केजे प्रति मोल होता है। और मोरलता की इकाई मोल्स प्रति लीटर होता है, मोरलता का इकाई, ये सब याद रखिएगा। और आवर्त गुण एवं उस उपवर्ग के प्रति के बारे में बताते हैं। तो जो एक याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, तो ये जो होता है आवर्त में बाएं से दाएं के प्रभाव में बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर घटता है। तो ये सब याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। आगे 32 नंबर सवाल जो है वो मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। आगे सवाल 33 नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, 33 का। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे देंगे। 34 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 के। और 35 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 के आंसर बी। और 36 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 के आंसर। और 37 की बात करें तो 37 नंबर में कह रहा है किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मिर्चा चावल को जीआई टैग जो प्रदान किया गया है वो है बिहार। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार का है। और मिर्चा चावल जो है पश्चिमी चंपारण में मुख्य उत्पादित होता है, पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलता है। तो ये जो निकलता है वो अरावली पर्वत से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अरावली पर्वत। और लूनी नदी के सहायक नदी जो है वो जवाई, सुकरी, जोजारी, बाड़ी, खारी, ये सब जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, माही नदी, ये याद रखिएगा। और मोरदार या बलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या बलन के कारण होता है। आगे सवाल देखते हैं। 39 नंबर में कह रहा है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह चैनल जो है वो 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप है, लक्षद्वीप जो 2 भागों में बढ़ता है। तो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आगे सवाल है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है जो किसके करीब से गुजरता है। तो ये गुजरता है इलाहाबाद के करीब से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, इलाहाबाद। और भारतीय मानक समय नैनी से गुजरता है, ये याद रखिएगा। और भारत का मानक समय GMT से मतलब जो है वो 5.5 घंटा आगे है, ये याद रखिएगा। और आगे की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है विश्व को, ये याद रखिएगा। और भारत का जो ग्रीन मीन टाइम जो है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो 5.5 घंटा आगे है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। 41 नंबर में कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये जो बुलाया जाता है वो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ऑप्शन ए आंसर
ए होगा, ऑप्शन ए होगा। और इसमें और भी है, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में तो नहीं बुलाया जाता है, और फिर संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं होता है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन ए होगा केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कुछ बात करें इसके बारे में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का चर्चा किया गया है। और कुछ बात करें तो बैठक की अध्यक्षता के बारे में तो अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता, दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता, ये सब। आगे सवाल है, और साधारण विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं की मान्यता दिया गया है? तो कितना भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो ये 22 भाषा हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 22 भाषा। और कुछ बता देते हैं तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया था। और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी नमक 3 भाषा को जोड़ा गया था। नमक याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और एक है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये सभी मिलाकर के होता है टोटल 22 भाषा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ बात करें तो अनुच्छेद 350 के अनुसार ही प्रत्येक राज्य में बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने का व्यवस्था है। आगे सवाल है 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है? तो ये जो हुआ है वो हो जाएगा संविधान का पहला संशोधन 1951, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। और कुछ बात करें तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में लाया गया था, ये याद रखिएगा। और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार को रखा गया है। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। आगे सवाल है 44 नंबर में जो है वो कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म गलत है ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा राज्य में राज्यपाल पद अनुच्छेद 155 के तहत, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। तो राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे 153 हो जाएगा, अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का पद का वर्णन। और अनुच्छेद 155 में राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, इसका प्रावधान किया गया है। और फिर अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगा, यह उल्लेख है। और फिर उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है। आगे जो सवाल है वो है 45 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर कर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, स्थानीय मेलों पर कर। और भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243H याद रखिएगा, 243 के H के अनुसार अंतर्गत ही पंचायती राज को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। और फिर बिक्री कर और भू राजस्व कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। और फिर कृषि पर आय कर राज्य सरकार लगा सकता है, और आयकर भारत सरकार द्वारा भी लगाया जाता है। और सेवा कर 1994 से 95 में लागू किया गया था। आगे सवाल है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसके द्वारा किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुआ था। और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 न तक और अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज का स्थापना का प्रावधान किया गया है। आगे सवाल जो है वो है, देख लेते हैं क्या है। और एक याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम सभा का गठन और उसके शक्ति और अधिकार देने का राज्यों को कहा गया है।
यानी कि ग्राम सभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 40 के तहत होता है। आगे सवाल है, क्या है देखते हैं। आगे सवाल जो है वो रीजनिंग का है 47 में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 48 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 के आंसर। और 49 की बात करें तो 49 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 49 के डी। और 50 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 के आंसर बी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 51 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 52 की बात करें तो 52 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 53 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53 के। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से बना लीजिएगा। और 54 के हो जाएगा, 54 के आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 55 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 56 की बात करें तो 56 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो ये जो है वो हो जाएगा एम्पूला, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एम्पूला। और एम्पूला फैलोपियन नलिका का भाग है जहां निषेचन संपन्न होता है। और फैलोपियन नलिका जो है मादा जनन तंत्र का एक भाग है। और फैलोपियन नलिका, फैलोपियन जो ट्यूब के 4 मुख्य भाग हैं, एक में जो है वो इनफिंडिबुगल होता है, ये याद रखिएगा। और 2 में है एम्बुला, 3 में है इस्थमस, और 4 में जो है वो हो जाएगा इंट्रामुरल भाग, और ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 58 नंबर में है ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो ये देखा जाता है मोर में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मोर। और आगे सवाल है किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की ओर बढ़ने पर दीप्तिता होती है। तो ये होता है पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, पहले बढ़ता है फिर घटता है। आगे सवाल 60 नंबर में जो है क्या है देखते हैं। कह रहा एक चमकती वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के साथ विस्थापनाभास रहित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस लेंस के दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण कितनी दूर पर रखा होगा। तो कितना दूर पर रखना होगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 50 सेंटीमीटर पर रखना होगा, ये याद रखिएगा। आगे जो सवाल है कह रहा है ताप में वृद्धि के साथ साथ अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अस्थिर आयतन पर ताप के बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव होता है। तो ये होता है बढ़ता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बढ़ता है। 62 नंबर सवाल में कह रहा है 2 रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है जिसमें 2 एक्स तथा वाई 2 उपस्थित होते हैं। तो एक्स प्लस एक्स ऐसे करके है, x प्लस एक्स इक्वल टू पी ऐसे। तो x तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा x, वाई तथा p स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है। तो कौन सा सत्य है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा p एक यौगिक है, ये होगा। और फिर p तथा x तथा वाई यौगिक है, ये होगा। और फिर x तथा वाई तत्व है, ये नहीं होगा। और p का एक निश्चित संघटन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 62 के डी। आगे सवाल देखते हैं 63 नंबर में क्या है। 63 नंबर में मैथ है, तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 63 का आंसर सी। और 64 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 65 की बात करें तो 65 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 66 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, आंसर मिला देते हैं। और 67 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 68 की बात करें तो 68 में कह रहा है लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक यानी कि बिल पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो ये जो नहीं है वो हो जाएगा राजस्व विधेयक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्व विधेयक। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत संसद में साधारण विधेयक को प्रस्तुत और पारित करने का प्रावधान किया गया है।
और फिर संसद में 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये याद रखिएगा। एक है साधारण विधेयक, 2 में है धन विधेयक, और 3 में है वित्तीय विधेयक, और 4 में है संविधान संशोधन विधेयक। तो ये सब याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो है यह संविधान के उपबंधों में से संशोधन से संबंधित है। आगे सवाल जो है 69 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान का 31 के बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 के बी को जोड़ा गया था, ये अनुच्छेद जोड़ा गया था। और आगे देखते हैं क्या है। तो एक याद रखिएगा, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, और मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे सवाल है 70 नंबर। 70 नंबर में है, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो किया है वो चित्तर सिंह, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, चित्तर सिंह। और रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 तक चला था। और कुछ बात करें तो रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूट लिया था। और आगे सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बोल रहा है, तो ये हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, यही गलत है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. राणा डे किए थे, और ये 1870 में इसका स्थापना किए थे। और पूना सार्वजनिक सभा पश्चिम भारत की प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, ये याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट संगठन और उसके संस्थापक के बारे में बताते हैं और कब किए थे उसका स्थापना। तो एक याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। और एक याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और फिर परमानंदर के द्वारा और काशीराम के द्वारा 1913 में किया गया था। और एक याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है 1873 में। और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1875 में किए थे। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1870 में किया गया था इसका स्थापना। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में किया गया था। और लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865 में किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट था वो सब बता दिए हैं। आगे 72 नंबर सवाल में कह रहा है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, प्रथम विश्व युद्ध। और बात करें तो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और भारत में होम रूल लीग के जनक एनी बेसेंट थी, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो प्रयोग किया था वो किया था हेरोडोटस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हेरोडोटस। और इंडिया ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। और सिंध नदी से हिंद और इंडिया और हिंदुस्तान शब्द बना है। और हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार थे, ये भी याद रखिएगा। और इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 74 नंबर सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो ये किए थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी आंसर है इसका, लॉर्ड डलहौजी। और इसके बारे में बात करें तो डलहौजी किया था 1854 में, इसका स्थापना किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में किया था। और एक है डाक तार विभाग की स्थापना 1854 में डलहौजी के द्वारा किया गया है। और 16 अप्रैल 1953 को भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था डलहौजी के कार्यकाल में ही। ये रेलगाड़ी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 सर्वप्रथम रेलगाड़ी भारत में चलाया गया था, ये छोटा डेट भी याद रखिएगा। और डलहौजी के काल में 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया था। और एक याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली के काल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में मार्च 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किया गया था।
तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 75 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? तो ये चुना था 16 अगस्त 1946। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 16 अगस्त 1946 को। और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश बनाने की मांग खारिज कर दिया था। आगे सवाल है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो ये किए थे 1917 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1917। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना मई 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में किया गया था। और याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और 1917 में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में नील के किसानों के लिए किए थे। आगे सवाल है 77 नंबर, 77 में कह रहा है सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुसार क्या है? कालानुक्रम अनुसार तो ये जो है वो हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद गांधी रिविन समझौता, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, यही है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था और गांधी रिविन समझौता 1931 हो जाएगा। और एक याद रखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और सांप्रदायिक पंचाट जो है वो 1932 में। तो गांधी रिविन समझौता 1931 में 5 मार्च 1931 है, छोटा डेट याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये छोटा डेट याद रखिएगा। आगे सवाल है, आगे 78 नंबर में रीजनिंग है, इसका आंसर बताते हैं। 78 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 79 की बात करें तो 79 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 के आंसर। और 80 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर 80 के। और 81 की बात करें तो 81 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ए। और 82 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82 के आंसर। और 83 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 के आंसर। और 84 की बात करें तो 84 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 85 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85 के आंसर। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। 86 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86 के आंसर। और 87 की बात करें तो 87 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 का आंसर भी डी। 88 नंबर में कह रहा है वायुमंडलीय प्रदूषण सूचक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लाइकेन का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लाइकेन। और लेपिडोप्टेरा जो है एक कीट प्रक्रम है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे जो सवाल है वो है मिलान करने वाला है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में बांटा गया है। नीचे दी गई सूची में संक्रामक रोगों की पहचान करें। तो संक्रामक रोग को पहचान करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग है। और हो जाएगा चेचक, ये दोनों 2 और 4 किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। 2 और 4 संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग जो है, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तीव्र गति से फैलता है, ये याद रखिएगा। और आगे देखते हैं क्या है। और एक याद रखिएगा, शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से एरोसोल द्वारा खांसी और छींकने के माध्यम से एक वेक्टर के माध्यम से संक्रामक रोग फैलता है। तो छींकने और ये सब के माध्यम से संक्रामक रोग फैलता है, ये याद रखिएगा। और कैंसर और एलर्जी गैर संक्रामक रोग है। गैर संक्रामक कैंसर और एलर्जी जो है गैर संक्रामक रोग है। और संक्रामित व्यक्तियों से एक व्यवस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है, ये याद रखिएगा। और इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण। और कोलेरा विब्रियो कोलेरी से होने वाला रोग है। आगे सवाल है 90 नंबर में कह रहा है एक सेल से ली गई धारा तथा सेल के टर्मिनल वोल्टेज V के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो कौन सा ग्राफ ठीक है? तो कौन सा ग्राफ ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला ग्राफ सही है। सॉरी, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये इसका ग्राफ सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
और धारा बढ़ने से विभवांतर घटता है, ये याद रखिएगा। और V बराबर E माइनस आई आर होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल है 91 नंबर। एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो ये करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। आगे सवाल 92 नंबर में कह रहा है एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, यही है, यही वाला कथन गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिए हैं। और परमाणु वर्तमान में विभाज्य है और यह मूल कण एवं प्रति कण में विभाजित होता है। 93 नंबर में मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 93 के आंसर। और 94 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 95 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 96 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96 के आंसर। और 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 98 की बात करें तो 98 में कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी, तो कौन सा घटना घटा था, तो ये घटा था ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। आगे सवाल है, और एक याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था, तीनों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। 99 नंबर में है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था, तो ये जो मिला लिया था वो था लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड एलनबरो। और सिंध का विजय श्रेय चार्ल्स नेपियर को है, ये याद रखिएगा। और लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और आगे देखते हैं, तो लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो इसका कार्यकाल 1842 से 1844 है। और रविवार की छुट्टी शुरुआत 1843 में किया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा ही। 1843 में रविवार की छुट्टी, संडे का छुट्टी किया गया है, ये याद रखिएगा। और एक है लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आगे सवाल है 100 नंबर 100 नंबर सवाल कह रहा है सिरिल रामफोसा, तो सिरिल रामफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है OIL के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, OIL के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड 20 अप्रैल 2022 को असम जोराहट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र चालू किया है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली विदेशी परियोजना किस देश में शुरू की, तो पहली विदेशी परियोजना जो शुरू हुआ था वो था ओमान में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ओमान। और आगे सवाल देखते हैं, और कुछ बात करें इसके बारे में तो इस परियोजना के उद्देश्य जो था वो ओमान में भारतीय प्रवासियों के 1838 से पुराने दस्तावेजों को डिजिटल बनाना और संरक्षित करना था इसका उद्देश्य। और 103 नंबर में कह रहा है जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो मिला है स्पिनोजा पुरस्कार 2023 जलवायु परिवर्तन के लिए दिया जाता है, तो ये दिया गया है जोयिता को। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, जोयिता गुप्ता। T20 विश्व कप 2024 में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लॉकी फर्ग्यूसन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लॉकी फर्ग्यूसन। और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाए हैं, ये याद रखिएगा।
आगे सवाल है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, चिनाब नदी। और भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 106 नंबर में कह रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में ग्रेट निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो ये भाग लिया है सोम्पेन जनजातियाँ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सोम्पेन जनजातियाँ, ये याद रखिएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में कौन सा शक्ति शामिल नहीं है? ये बोला कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है, सॉरी यहाँ पे व्यक्ति है, तो कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, वीरेंद्र सहवाग। और शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, ये सब है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। और इसके बारे में बात करें तो शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल, ये सभी को आईसीसी T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भी यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने होगा, क्रिस गेल होगा, तो 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 107 के। 108 में जो है वो रीजनिंग है, इसका आंसर हम बताते हैं। 108 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 109 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 109 के। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। 110 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 110 के। और 111 की बात करें तो 111 के ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 111 के डी। और 112 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 112 के। और 113 के हो जाएगा 113 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। और 114 की बात करें तो 114 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 115 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसका 115 का सी। और 116 की बात करें तो 116 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 117 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 118 में आइए देखते हैं क्या है, कह रहा है तंबाकू का सेवन एड्रेनिलन और नॉर एड्रेनिलन के स्राव को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है, इसका कारण अवयव हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका कारण होता है निकोटीन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, निकोटीन, याद रखिएगा। और निकोटीन अत्यधिक नशे की लत है और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इसलिए नहीं ये सब करना चाहिए, नशा वगैरह। और आगे इसके बारे में बात करें तो निकोटीनिया टैबैकम, तंबाकू के पौधे में निकोटीन का प्रकार पाया जाता है। आगे सवाल है 19 नंबर 119 में करा 70% से अधिक पशुधन आबादी है, तो ये हो जाएगा भारत एवं चीन में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, भारत एवं चीन में है। 120 नंबर सवाल में है, कह रहा संलयन प्रक्रियाएं जैसे 2 ड्यूट्रान के संलयन द्वारा एक हीलियम He नाभिक बनाना सामान्य ताप एवं दाब पर असंभव है, इसके कारणों का निम्नलिखित तत्वों में से समझा जा सकता है। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा नाभिक धनावेशित होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नाभिक धनावेशित होता है, ये याद रखिएगा। 121 नंबर सैल्वरमैन आर्सेनिक युक्त औषध होती है जो सबसे पहले किसके उपचार के लिए उपयुक्त हुई थी? तो ये हुआ था सिफिलिस के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सिफिलिस। और सिफिलिस एक बैक्टीरिया ट्रोपोनेमा पैलिडम द्वारा होने वाला तीव्र एवं यौन संक्रमित बीमारी है, ये याद रखिएगा। और टाइफाइड, साल्मोनेला और टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। आगे सवाल जो है वो 122 नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122 के, ये मैथ है। 123 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप बना लीजिएगा। 124 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 125 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 126 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 126 के। 127 में कह रहा है
भारत ने उत्तर कोरिया में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आलियावती लोंगकुमेट को। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, आलियावती लोंगकुमेट को नियुक्त किया है। हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू किया जाने की घोषणा किया गया है? तो शुरू की जाने की घोषणा जो किया गया है वो किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, इसरो। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 129 नंबर सवाल में कह रहा है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन थी? तो कौन सा भाषा था? तो ये था अरबी और फारसी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अरबी और फारसी भाषा था। और गुप्त काल के समय राजभाषा संस्कृत था और मध्यकाल के समय राजभाषा फारसी था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? तो ये जो हुआ था वो हुआ था केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ बात करें तो भारत में 1966 से 1969 और 1990 से 1992 के बीच जो है वो 1 वर्षीय योजना चलाया गया था, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके किससे भाग देकर किया जाता है? तो ये किया जाता है जनसंख्या से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जनसंख्या। और कुछ बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। और भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी 1867-68 में किए थे। और 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति था, ये याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक आधारित होता है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान जो है वो कोलकाता में है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कोलकाता। और मोहन बागान एथलेटिक क्लब का स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुआ था। ये फुटबॉल क्लब है और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है वो फुटबॉल कप डुरंड कप है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप, और ये 1888 से शुरू हुआ है। आगे सवाल देखते हैं, इक्वाडोर देश की राजधानी है। तो इक्वाडोर की राजधानी जो है वो हो जाएगा क्विटो। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, क्विटो। और इक्वाडोर में अमेरिकन डॉलर मुद्रा चलता है। और फिजी देश की राजधानी सूबा है। सूबा फिजी की राजधानी है और फिजी डॉलर फिजी देश का मुद्रा है। और अफ्रीका देश की जिबूती की राजधानी जिबूती है और मुद्रा फ्रैंक है, तो ये सब याद रखिएगा। और मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा जो है वो पाउंड है। इसका आंसर ये हो जाएगा 133 के। 134 में है, द ग्रेट गैट्सबी के लेखक कौन हैं? तो द ग्रेट गैट्सबी के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हो जाएगा इसका आंसर। और यह पुस्तक 1922 में गर्मियों में समृद्ध लॉन्ग आइलैंड के काल्पनिक शहर वेस्ट एग में रहने वाले एक पत्रकार पर आधारित है। और ये पुस्तक जो है वो 1925 में प्रकाशित हुआ था। एक याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इसका लेखक जो है वो शशि थरूर हैं, ये पुस्तक के लेखक। मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2014 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में बात करें तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर किया गया था, 25 दिसंबर 2014 को। और इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य। और इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 7 टीके डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, खसरा, हेपेटाइटिस बी ये सब बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता था मिशन इंद्रधनुष के तहत टीका। आगे सवाल है, किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकाला गया था? तो ये 1872 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1872। और इस पत्र के संचालक थे केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट, ये थे। और फिर संपादक जो थे हसन अली थे और दोनों बिहार शरीफ में रहने वाले थे, बिहार शरीफ के रहने वाले थे। और एक याद रखिएगा,
साप्ताहिक पत्र जो है बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार शरीफ और मुद्रण श्री पूरन प्रकाश प्रेस कलकत्ता से होता था। और पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार जो है वो है द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में शुरू किया गया था। और एक है 1881 में इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र पटना से प्रकाशित किया गया था। और एक याद रखिएगा, सदाकत आश्रम से मौलाना मजरूल हक ने 1921 में द मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत किए थे। तो ये सब याद रखिएगा। आगे 137 नंबर में रीजनिंग है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 138 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 138 के। 139 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 140 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 141 की बात करें तो 141 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। और 142 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 142 के आंसर। और 143 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 143 के आंसर। और 144 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 145 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 145 के आंसर। 146 में कह रहा है 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। तो ये जो असंगत है वो हो जाएगा बाल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और 147 में कह रहा है प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए किसकी एक आवश्यकता है। तो किसका आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा पैक्टिनेज और सेल्यूलेस दोनों का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ बात करें इसके बारे में तो पैक्टिन और सेल्यूलेज पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के मुख्य घटक है। और पैक्टिन एक जटिल पॉलीसैकेराइड है, ये याद रखिएगा। और पैक्टिन एक घुलनशील फाइबर है जो फलों में पाया जाता है। और आगे सवाल देखते हैं। 148 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मादक पेय बिना आसवन के निर्मित होता है। तो ये हो जाएगा वाइन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, वाइन शराब। और आगे सवाल है प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अदीप्त पट्टी होता है, ऐसा इसलिए है कि। तो इसलिए इस क्षेत्र में प्रकीर्णित प्रकाश में विनाशी व्यक्तीकरण होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और आज के आखिरी सवाल ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा औषधियों के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है। तो ये जो नहीं होता है वो हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विटामिन। तो ये था बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के लिए सेट। और ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया और बिहार एसएससी इंटर लेवल, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।